हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल। गाइस, हमने कल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है क्लास 11th का, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर है, हमारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो एक बेसिक चार्ट है हमारे पास कि एंटरप्रेन्योर्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर फंक्शंस हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस में है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। फिर हमारे पास प्रमोशनल फंक्शंस जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। फिर हमारे पास मैनेजर फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एटसेट्रा, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ठीक है, लास्ट में हमारे पास कमर्शियल फंक्शंस, दैट इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दीज ऑल आर बेसिकली कमर्शियल फंक्शनल्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं इनकी हम बात करें तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हमारे पास एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस मतलब जहाँ पर एंटरप्रेन्योर की अपनी एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी को वो दिखाता है। ठीक है, हर एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर में एक एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल है, अगर उसको नहीं है, उसके पास नहीं है, तो वो ढंग से नहीं कर पाएगा, अपने एंटरप्राइज या अपने बिजनेस को ढंग से नहीं चला पाएगा। तो एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास इनोवेशन। देखो हमने पहले भी एक डिफरेंस पढ़ा था लास्ट क्लास में, इनोवेशन और इन्वेंशन दोनों में क्या फ़र्क है। देखो इनोवेशन में सॉरी, सबसे पहले हम इन्वेंशन देखते हैं। इन्वेंशन में हम एक मेथड बना रहे हैं सिर्फ, बट इनोवेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने मेथड को डेवलप किया है उस मेथड से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस मेथड से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उससे हम मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, तो एज एन इनोवेटर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एज एन इनोवेटर एंटरप्रेन्योर नई टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेता है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोडक्शन की उनको यूज़ में लेता है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके बिजनेस को आगे बढ़ा के प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये एक एंटरप्रेन्योर का इनोवेशन फंक्शन है, ये एक एंटरप्रेन्योरल फंक्शन है बेसिकली। फिर रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब है, रिस्क रेफर्स टू द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी और लॉस ड्यू टू अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस। रिस्क का मतलब क्या है, आपके सामने अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी के साथ आपके सामने कोई अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस आ गया, तो आपके जो अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस आने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस या चांस ऑफ लॉस इंक्रीज हो गया। इफ द चांस ऑफ लॉस इज इंक्रीज, इट मीन्स देयर इज अ रिस्क, but as an entrepreneur you have to take the risk. So risk taking is basically what, it's a risk is basically chance or probability of loss, and risk taking means entrepreneur has to be optimist and he has to take the risk. So he act as an optimist. Optimist matlab he has to be optimist, he has to he know that the risk will come, so he has to be optimist, and he is always ready to take the risk involved in the innovations and new ventures. नए जो वेंचर्स हैं उनमें इनोवेशंस हैं, उनमें रिस्क आएगी, एंड ही इज टू बी रेडी फॉर टेकिंग दैट रिस्क, सो ही शुड बी ऑप्टिमिस्ट। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। जो रिस्क है वो बढ़ेगी तो अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, ऑल द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव टेकन द हाई रिस्क टू अटेन द टुडेज पोजीशन। आज वो जिस पोजीशन पे हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ली। जैसे हम एग्जांपल बात करें मुकेश अंबानी का, तो मुकेश अंबानी से पहले उनके फादर ने, मिस्टर धीरू भाई अंबानी ने बहुत सारी रिस्क ली और अपनी बिजनेस को इंक्रीज किया। रिस्क ले लेके बिजनेस को इंक्रीज करके यहाँ तक आज रिलायंस आ गया। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग एक बहुत ही एंटरप्रेन्योर फंक्शन है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना होता है। ठीक है, सो बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे क्रूशियल एक्टिविटी है कि उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना होता है। ठीक, under this function, he brings together various factors of production in such a way that there is a minimum chance of loss and cost of production is reduced. एक entrepreneur को ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का मतलब है सारे रिसोर्सेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है और उन सारे रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन भी किस तरह से करना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे मिनिमम रहे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगा तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, सारे रिसोर्सेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपने आप में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बट वो क्या करता है, लैंड,
लेबर और कैपिटल, इन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है, और बाद में बिल्ड करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करता है और ग्रोथ की तरफ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मूव करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना बेसिकली, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करके ग्रोथ की तरफ लेके जाना, दैट इज एन एंटरप्रेन्योरल फंक्शन। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। प्रमोशनल फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, यह प्रमोशनल फंक्शन कौन से होते हैं जहाँ पे कुछ प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। एंटरप्रेन्योर स्पॉट्स द अपॉर्चुनिटी, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी दिखी उसका प्रमोशनल फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट द एंटरप्रेन्योर इज डूइंग, एंटरप्रेन्योर स्पॉट्स द अपॉर्चुनिटी विद द आइडिया एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉफिटेबल वेंचर। अपॉर्चुनिटी दिखते ही उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देता है और एक प्रॉफिटेबल वेंचर क्रिएट करता है। सो दैट इज एन डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। जनरली द आइडिया इज डेवलप्ड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तभी आइडिया आएगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी। जैसे अगर हम निरमा डिटर्जेंट पाउडर की बात करें, तो निरमा डिटर्जेंट पाउडर आज की तारीख में इंडिया के टोटल डिटर्जेंट पाउडर का जो मार्केट है उसमें 40% स्टेक किसका है, निरमा का है। तो ये कैसे हुआ, जो मिस्टर करसन भाई थे, जो निरमा के ओनर हैं, ठीक है, उनके पास एक आइडिया आया कि जो पुअर वुमेन्स हैं रूरल एरियाज में, दे कैन नॉट अफोर्ड द हाई क्वालिटी डिटर्जेंट पाउडर। सो व्हाट ही इंट्रोड्यूस्ड इज दैट लो प्राइस गुड क्वालिटी डिटर्जेंट पाउडर। उस डिटर्जेंट पाउडर ने इतना गेन किया कि वो बहुत आगे बढ़ गए और एक बहुत बड़ा वेंचर बन गया। तो लो प्राइस, पुअर वुमेन्स को लो प्राइस पे अच्छा क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर देना उनका एक आइडिया था, और वो आइडिया फ्लरिश हो गया। उन्होंने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाया, प्रॉब्लम से आइडिया जनरेट किया और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना के उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशनल फंक्शन में डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया द एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू डू डिटेल इन्वेस्टिगेशन। हर एक एंटरप्रेन्योर को एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, क्योंकि अगर वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता है तो वो बिना डिटेल इन्वेस्टिगेशन के अपने बिजनेस को नहीं चला पाएगा। अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो हो सकता है कोई गलत डिसीजन हो जाए। डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो अ प्रमोशनल फंक्शन। कैसे, ही और शी ट्राइज टू फाइंड आउट द डिमांड, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में कैसे पता पड़ेगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन से। ऑल्सो ही और शी ट्राइज टू फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी डिटेल इन्वेस्टिगेशन से पता पड़ेगी। हमें हर चीज़ का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तब जाके एक एक ऑन्टरप्रेन्योर के मतलब आउटकम निकलेगा या एंटरप्राइज बनेगी। ठीक है, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स, आफ्टर असेंबलिंग द आइडिया इन माइंड entrepreneur starts assembling the requirements of various equipments। कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट एक प्रमोशनल फंक्शन है। यहाँ पे वो एंटरप्राइज को अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स है, तो उनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है उन रिक्वायरमेंट्स पे वर्कआउट कर रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए। जैसे सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री साइट कहाँ पे हम फैक्ट्री बनाएंगे, कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सप्लायर। ठीक है, हमें कौन कौन से सप्लायर से माल चाहिए, उनका सप्लायर्स को कांटेक्ट करना। जैसे एक सीमेंट प्लांट है, तो सीमेंट प्लांट का रॉ मटेरियल माइंस से आता है, तो कौन से माइंस ओनर से हमें कांटेक्ट करना है, वो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके। प्लांट एंड मशीनरी, सीमेंट प्लांट कहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे, सीमेंट बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से लेके आएंगे, इंडिया से परचेज करेंगे, फॉरेन से परचेज करेंगे। साइंस ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, हर एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप रॉ मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको जब आप प्लांट चालू कर दोगे उसके बाद भी रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, उस बीच में अटक जाएगा प्लांट आपका। तो पहले से रॉ मटेरियल सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है आपको। एक्वायर्स द पेटेंट राइट, बहुत सारे ऐसे पेटेंट राइट्स है जो एंटरप्रेन्योर को खरीदने पड़ते हैं, तो पहले से वो पेटेंट राइट्स को खरीदता है। ठीक है, पहले से वो ट्राई कर लेता है कि हाँ मुझे ये पेटेंट राइट चाहिए, इसके बिना मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो पहले से असेंबल करके चलता है, तभी उसकी एंटरप्राइज का डेवलपमेंट होता है, तभी उसका बिजनेस डेवलप हो पाता है। डिसाइडिंग द फाइनेंस टू स्टार्ट द बिजनेस, अब फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंटरप्रेन्योर को ये भी असेंबल करना होता है। ये भी एक प्रमोशनल फंक्शन है, क्योंकि बिना फाइनेंस के वो बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। In this function, the entrepreneur decides about the capital structure of the business. In this, he or she first decides about the amount of capital. कितना कैपिटल चाहिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और वो कैपिटल कहाँ से आएगा, वो कैपिटल
हम शेयर्स इशू करेंगे वहाँ से आएगा, अगर एक बड़ी कंपनी तो शेयर्स इशू करेंगे वहाँ से आएगा, या हमें लोन लेना पड़ेगा, डेट्स लेने पड़ेंगे। तो पहले से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा, वी हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर नारायण मूर्ति ने जब स्टार्ट किया था इन्फोसिस, तो उनके पास पैसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ थी सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति से उन्होंने 10,000 रुपीज़ उधार लिया था। ठीक है, और वापस लौटाया भी सही। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने सुधा मूर्ति का एक इंटरव्यू सुना था, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि नारायण मूर्ति ने मुझसे जब पैसा लिया तो उन्होंने वापस लौटाया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ट्रेड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर अपने कमिटमेंट्स को भी पूरा करता है। ठीक है, तो प्रमोशन फंक्शंस में हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट एंड डिसाइडिंग द फाइनेंस टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो मैनेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं जहाँ पे उसकी मैनेजमेंट स्किल्स काम आ रही हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सब मैनेजर फंक्शंस में आते हैं। सबसे पहला प्लानिंग, प्लानिंग मतलब टू टेक द डिसीजन इन एडवांस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब सिचुएशन आती है तब नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पहले से हो जाता है, पहले से हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो टू थिंक इन एडवांस इज व्हाट प्लानिंग। इट इज कंसर्न विद द मेंटल थिंकिंग। प्लानिंग का मतलब है मेंटल थिंकिंग। मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, मेंटली हम लोग प्लान करते हैं दैट entrepreneur decides what to do, when to do, and how to do, and who will do a particular task. This has to be decided. That is planning. In this, entrepreneur sets the objective of the firm and tries to find out the course of action. पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम कोर्स ऑफ एक्शन को, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे उसका प्लान करते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान करना इज प्लानिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है टू ब्रिंग टुगेदर। जैसे अभी हमने पढ़ा, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन सब कुछ आ गया, लैंड, लेबर, कैपिटल। जैसे फिजिकल, लैंड, फाइनेंशियल, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू अरेंज, गाइड, कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज। अब ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ आ गया, ऑर्गेनाइजिंग में गाइडिंग, गाइड करना आ गया, पहले अरेंज करना, गाइड करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उन सबको डायरेक्शन देना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब ह्यूमन मैन पावर को रिक्रूट करना, मैन पावर या रिसोर्स पावर प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग का एक पार्ट है रिसोर्स पावर प्लानिंग। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हमारा कितना होगा, ठीक है, उसके बाद हम कैसे रिक्रूट करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन प्रोसेस, उनका प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर, दिस ऑल इंक्लूड्स इन स्टाफिंग। After this, it includes human resource development, promotion, transfer, appraisal, and determination of employees' remuneration. जब आपके पास एक एम्प्लॉय आ गया तो उसको कहाँ पे आपको लगाना है काम पे, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन सी ब्रांच में जाएगा, ये सब डिसाइड करना। उसके बाद उसके फर्दर डेवलपमेंट की बात सोचना। जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे नए नए कोर्सेज करवाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज की क्या होती हैं कि नॉर्मली जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स, उनसे उनसे टाई अप होता है। टाई अप क्या होता है कि जैसे एमबीए करवाना है तो उनका टाई अप होता है। जैसे मैं जिस कंपनी में था पहले, जेनपैक्ट में था मैं, तो जेनपैक्ट का टाई अप था एक्सएलआरआई से। एक्सएलआरआई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो जेनपैक्ट का टाई अप एक्सएलआरआई से क्यों था, एक्सएलआरआई एमबीए करवाता था जेनपैक्ट के एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो जेनपैक्ट जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एमबीए क्यों करवाती है, एमबीए इसलिए करवाती है कि एम्प्लॉय का जब डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की वजह से कंपनी को भी फायदा होगा। ठीक है, तो रिसोर्स डेवलपमेंट भी हमारा स्टाफिंग में आता है। एक तरह से और करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या करते हैं, एम्प्लॉय को एक काम से हटाकर दूसरे काम पे लगा देते हैं, जिससे वो सारे काम को सीख पाए, जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस की सारी वर्किंग को हैंडल कर पाए, और वो टॉप मैनेजमेंट में बढ़े आगे। तो रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी स्टार्टिंग का पार्ट है। प्रमोशन ऑल्सो, जैसे जैसे एम्प्लॉय नई नई स्किल सीखता जाता है, उसका लेवल और मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका प्रमोशन भी करते जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर एंड अप्रेजल, ट्रांसफ़र भी किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। अप्रेज़ल मतलब उसका जो अप्रेज़ल है, अप्रेज़ल मतलब उसको जो इंक्रीमेंट देना हर साल, अप्रेज़ल किया जाता है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयी के रेम्युनरेशन को डिटरमाइन करके, ये सब कुछ स्टाफिंग में आता है। एम्प्लॉयी के रेम्युनरेशन को डिटरमाइन करना, नया रेम्युनरेशन डिसाइड करना है, अप्रेज़ल देना, ये सब कुछ स्टाफिंग का पार्ट है। ठीक है, स्टाफिंग इज़ ऑल्सो मैनेजर फंक्शन। तो हमने 3 मैनेजर फंक्शंस किए अभी। सबसे पहला मैनेजर फंक्शन हमने किया प्लानिंग, सब कुछ प्लान करना, डिसीजन मेकिंग के लिए प्लान करना, प्लानिंग। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा, स्टाफिंग देखा। अब हमारे पास डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शंस देना। अगर आपके एम्प्लॉय को आप डायरेक्शंस नहीं दोगे, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्स के अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो इम्प्रॉपर डायरेक्शंस में मूव होंगे, और इम्प्रॉपर डायरेक्शन मूव होंगे तो आपके लिए नुकसान करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ कंसर्न विद द गिविंग डायरेक्शंस टू द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स। डायरेक्शंस देना या ऑर्डर्स देना। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब है जब आप डायरेक्शन दोगे तो सामने वाला एक्शन लेगा, तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन।
द एंटरप्रेन्योर गाइड्स, इंस्ट्रक्ट्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू डू द वर्क इन ए डिजायर्ड मैनर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देता है। जब एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, तो ही वो अपने एम्प्लॉय से डिजायर्ड मैनर में काम करवा पाता है। हर एक एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से चाहता है कि वो उसके हिसाब से काम करें। तो वो उसके हिसाब से काम कब कर पाते हैं? वो उसके हिसाब से काम तब कर पाते हैं जब वो डायरेक्शन देता है। सो डायरेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजर फंक्शन। ठीक है। लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर गाइड करता है, एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट करता है और एंटरप्रेन्योर इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को। जब आप अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज लीडरशिप। ठीक है। क्योंकि उनके बिहेवियर को हमें इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, तो कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कॉमन गोल अचीव करना है तो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। एज अ लीडर, द ही मेक्स द एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड दैट अचीविंग गोल्स विल ब्रिंग द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर। जब वो लीडर बन जाएगा, एक एज अ लीडर, वो एम्प्लॉय को समझा पाएगा कि कंपनी के या बिजनेस के या एंटरप्राइज के कॉमन गोल्स क्या हैं और उन गोल्स को कैसे अचीव करना है। और जब एम्प्लॉय वो गोल्स को अचीव करेगा तो उसे ये भी समझाना पड़ेगा कि गोल्स अगर अचीव होंगे तो उसका भी बेनिफिट है, एक एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है। ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम बेनिफिट है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का है। ठीक है। दोनों के मैक्सिमम बेनिफिट को समझाना पड़ेगा। इसी को हम लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप का मतलब है कि हमें ने जो एंटरप्रेन्योर जो है उसने जो रास्ता तय किया है, अपने एम्प्लॉयज को उस रास्ते पे लेके जाना, दैट इज व्हाट लीडरशिप। ठीक है दोस्तों। अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में जो आइडियाज एक्सचेंज हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, जो इमोशंस एक्सचेंज हो रही है, जो नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। नथिंग हैपन्स इन द मैनेजमेंट अंटिल इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। अगर आपके मैनेजमेंट में हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका कम्युनिकेशन पुअर है, तो आप इफेक्टिवली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, वरना मैनेजमेंट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है। देन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। ठीक है। आपके एम्प्लॉय के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिससे वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और मोटिवेटेड होकर अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे। सो क्या बोला है? द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज is not only dependent upon the ability and knowledge of to do the job but also the motivation। आपने एक बहुत ही इंटेलिजेंट एम्प्लॉय रखा। ठीक है। अब वो जो एम्प्लॉय इंटेलिजेंट एम्प्लॉय है वो है तो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है। उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, पर पता है वो डम्ब है। डम्ब का मतलब है वो डिसीजन नहीं ले पाता, डब्बू है। ठीक है। अब वो डम्ब है तो डिसीजन नहीं ले पाता। इंटेलिजेंट है बट डिसीजन नहीं ले पा रहा क्योंकि उसकी डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी वो डेवलप नहीं हो पाई। आपको उसे क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज होना, इंटेलिजेंस ही होना ही सब कुछ नहीं है, डिसीजन लेने के लिए मोटिवेशन देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आपका एम्प्लॉय जब मोटिवेटेड रहेगा तो वो अपने आप ही आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है? एंटरप्रेन्योर को एक साउंड मोटिवेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक साउंड मोटिवेशन सिस्टम डेवलप करता है तो उसके एम्प्लॉय प्रोडक्टिव बनते हैं, कॉम्पिटिटिव बनते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बनते हैं और फ्लेक्सिबल भी बनते हैं साथ साथ में। मतलब उसका मोटिवेशन सिस्टम भी अपने आप में क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। एंड कंसिडर द साइकोलॉजिकल, सोशल, सेफ्टी, ईगो एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द वर्कर। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपनी पर्सनल नीड्स हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, सेफ्टी है, ईगो है एंड इकोनॉमिक नीड्स हैं। इन सारी नीड्स को समझकर आपको एक साउंड मोटिवेशन सिस्टम तैयार करना पड़ता है जो कि प्रोडक्टिव हो। ठीक है। प्रोडक्टिव फर्स्ट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। देखो, एक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। साउंड मोटिवेशन सिस्टम कैसे बनाता है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है या एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर एक इंसेंटिव स्कीम बनाता है। ठीक है दोस्तों। एक इंसेंटिव स्कीम बनाता है। उस इंसेंटिव स्कीम में एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक इंसेंटिव स्कीम है, उस इंसेंटिव स्कीम में एंटरप्रेन्योर एक प्लान बनाता है कि जिस एम्प्लॉय ने एक पर्टिकुलर मंथ में 10,000 यूनिट से ज्यादा बनाई, ठीक है, ग्रेटर देन 10,000 यूनिट, तो उसको पर यूनिट ₹1 एक्स्ट्रा मिलेगा।
जिस एम्प्लॉय ने 20,000 यूनिट ज़्यादा बनाई, 20,000 से ज़्यादा बनाई, तो उसको पर यूनिट ₹2 मिलेंगे। एक इंसेंटिव प्लान बना दिया। अब इससे क्या होगा, ये एक मोटिवेशनल प्लान है। इंसेंटिव स्कीम क्यों बनाई? मोटिवेशन के लिए। एम्प्लॉयज ज़्यादा बेटर काम करेंगे, ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे, इससे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा आपको। दिस इज मोटिवेशन। ऐसा नहीं वर्बल मोटिवेशन, सम अदर काइंड ऑफ मोटिवेशन आर ऑल्सो देयर। ठीक है दोस्तों। जैसे लीव प्लान, एम्प्लॉय के लिए लीव प्लान होता है। ठीक है, एम्प्लॉय को बोलते हैं कि इस मंथ में आप इतनी लीव ले सकते हो, देयर इज ए लीव प्लान। लीव प्लान क्यों होता है? एम्प्लॉय अपने घर पे जाएगा, वो अपने घर की फैमिली के साथ, मतलब अपने फैमिली वालों के साथ लाइफ को एंजॉय करेगा, तो मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, सोशल उसका साइकोलॉजिकल माइंडसेट क्लियर रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ काम करना ही सब कुछ नहीं होता, तो वो लीव प्लान भी एक तरह का मोटिवेशनल प्लान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत सारे मोटिवेशनल प्लान दिए जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं पहले एमएनसी में था। एमएनसीज क्या करती हैं? एमएनसीज हर फ्राइडे को, सैटरडे संडे ऑफ होता है, हर फ्राइडे को एमएनसीज अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टी देती है। नॉर्मली सारी एमएनसीज पार्टीज देती है। क्यों देती हैं हर फ्राइडे नाइट को? जस्ट बिकॉज इससे एम्प्लॉयज खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और उनको सैटरडे संडे ऑफ दिया जाता है। तो 2 दिन ऑफ होता है ना, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है। मंडे को जब वापस आता है ना एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर, तो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है। इसीलिए एमएनसीज एम्प्लॉय का ध्यान रखती हैं और आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को भी ऐसा करना होता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। ठीक है, अभी हमारे पास सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब है एंटरप्रेन्योर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयज। एंटरप्रेन्योर ने गाइड तो कर दिया, इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, बट एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है? एंटरप्रेन्योर को सुपरवाइज भी करना होता है। सुपरवाइज मतलब हमने जो एक्टिविटीज दी हैं, ठीक है, आफ्टर दैट एंटरप्रेन्योर ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज टू एंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द मिनिमम कॉस्ट। सुपरविजन में ये देखा जाता है कि हमने जो एम्प्लॉय को एक्टिविटीज दी हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का नहीं, और मिनिमम कॉस्ट पे हो रहा है कि नहीं। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब पुअर पुअर मैनेजमेंट है। कॉस्ट को क्या रखना है? कॉस्ट को मिनिमम रखना है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। तभी एंटरप्रेन्योर प्रॉफिटेबल स्थिति में आ पाएगा। तो उसके लिए सुपरविजन रखना पड़ता है एम्प्लॉय को, सॉरी एंटरप्रेन्योर को अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसको गाइड करके और उसको सुपरवाइज भी करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब है डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो सकता है, वेरियस पर्सन्स में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कैसे? देखो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर ने क्या किया? कस्टमर से ऑर्डर बुक किया। अब सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। तो क्या किया सेल्स मैनेजर ने? एक ऑर्डर बुक किया कस्टमर का, और वो ऑर्डर प्रोडक्शन मैनेजर को भेज दिया। प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी की वो उस ऑर्डर को बनाकर, उस कंप्लीट ऑर्डर को, मतलब जो ऑर्डर आया उसका कंप्लीट करके वो ऑर्डर वापस सेल्स मैनेजर को लौटाए। ठीक है, सेल्स मैनेजर कस्टमर को माल बेच देगा। पर क्या हुआ कि सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। सेल्स मैनेजर ने ऑर्डर भेजा, प्रोडक्शन मैनेजर ने उस ऑर्डर को तैयार नहीं किया, माल तैयार ही नहीं किया। तो क्या हुआ कि टाइम पे माल नहीं मिला कस्टमर को, सेल्स मैनेजर को माल नहीं मिला, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। और कस्टमर को टाइम पे माल नहीं मिला, कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कस्टमर ने बोला मुझे टाइम पे माल नहीं दिया आपने गुड्स बनाकर, आई डोंट वांट टू कैरी द कॉन्ट्रैक्ट। इससे नुकसान किसका हुआ? देखो सेल्स मैनेजर और मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर का कोऑर्डिनेशन नहीं था, पर नुकसान किसको हुआ? नुकसान कंपनी को हुआ, कंपनी नुकसान में आ गई। और कस्टमर चला गया, एक अच्छा एस्टेब्लिश कस्टमर था, वो कस्टमर चला गया हमारे हाथ से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पुअर था। इसलिए एक्टिविटीज को चैनलाइज करना, सारी एक्टिविटीज को चैनलाइज करना, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में एक्टिविटीज को चैनलाइज करना, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तभी कॉमन गोल्स को अचीव कर पाएगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है दोस्तों, अब एक कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ठीक है, सो कंट्रोलिंग एंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। अंडर दिस फंक्शन एंटरप्रेन्योर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, if there is a deviation in both, he tries to find out the reason for such a deviations, suggest the measures so that in future deviations may not occur। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो स्टैंडर्ड्स अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इफ नॉट अचीव्ड, if not achieved, try to find out what are the reasons of not non achievement। नॉन अचीवमेंट क्यों आ रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, हम उन प्लान से डेविएट ना हो। ठीक है, नो डेविएशन। ठीक है, डेविएशन नहीं होना चाहिए। अगर डेविएशन हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं फ्लॉ है सिस्टम में। तो सिस्टम में कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हमने जो प्लान्स को बनाए वो डेविएट ना हो और हम उन पर कंट्रोल रखें। ठीक है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। हर एक एक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स बनाओ, हर एक प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स बनाओ। वो स्टैंडर्ड्स बनेंगे तो एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, और जब वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो अपने आप ही सब कुछ स्मूथ चलेगा। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए उसको कंपेयर करके मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स आ गया। फाइंडिंग द वेरिएशंस, डेविएशंस निकालो। डेविएशंस का रीजन क्या है? टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस, टेकिंग करेक्शंस। ठीक है, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास है कॉमर्शियल फंक्शंस। ठीक है, प्रोडक्शन इज कंसर्न विद कौन कौन से कॉमर्शियल फंक्शन है जो एंटरप्रेन्योर को कैरी करने पड़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फंक्शन जिसके बिना एंटरप्रेन्योर खड़ा ही नहीं हो सकता, दैट इज प्रोडक्शन। हर एक एंटरप्रेन्योर को गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, तभी वो एंटरप्रेन्योर है, वरना तो जॉब करता। ठीक है, इट इज अ की फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर का की फंक्शन है, सबसे बेसिक फंक्शन है। एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो एंटरप्रेन्योर का की फंक्शन क्या है? की फंक्शन है प्रोडक्शन। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इट इज कैरिड बाय सिंगल पर्सन। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल पर्सन कैरी करता है प्रोडक्शन को, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज कैरी करते हैं और सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अपने आप में प्रोडक्शन फंक्शन एक सेपरेट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का अपना सेपरेट डिपार्टमेंट है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमर्शियल फंक्शन की, दैट इज फाइनेंस। देखो, फाइनेंस और अकाउंटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। फाइनेंस का मतलब है आपके बिजनेस को चलाने के लिए पैसा गैदर करना, पैसा इकट्ठा करना, कहीं से पैसा लेके आना, दैट इज फाइनेंस। सो it is the most important aspect of the business, as it cannot be started without finance, and it cannot even survive and grow without finance. आपका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता है बिना फाइनेंस के, और मान लो बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस ग्रो भी नहीं हो सकता, एक्सपैंड भी नहीं हो सकता, किसके बिना? फाइनेंस के बिना। इसलिए फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की कैटेगरी में आता है। इट रिमेन्स अ फोकस ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। जितनी भी बिजनेस है, रॉ मटेरियल मंगाना है, फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, पैसे की जरूरत है। जितनी बिजनेस एक्टिविटीज है उनका फोकस पॉइंट क्या है? फाइनेंस। पैसा कहाँ से आएगा? इट इज अ बेसिक ड्यूटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू लुक एंड एनालाइज इनटू द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड अरेंज देम एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब पैसे की जरूरत है तब तक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी बेसिक ड्यूटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट ही हैज टू अरेंज द फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कहीं से भी पैसा लाए, अलग अलग सोर्सेज से पैसा लाए, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी बेसिक ड्यूटी है? एक एंटरप्रेन्योर की बेसिक ड्यूटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्ट, जो कमर्शियल फंक्शन है, दैट इज मार्केटिंग। एंटरप्रेन्योर ने गुड्स को बना दिया, बट मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है। सो अंडर मार्केटिंग फंक्शन द एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू क्रिएट द प्लेस फॉर हिज प्रोडक्ट। मार्केटिंग का मतलब है गुड्स बेचना नहीं, मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के लिए स्पेस बनाना। जो मार्केट है, अपना स्पेस क्रिएट करना, दैट इज मार्केटिंग। इट इज बेसिकली क्रिएटिंग द वैल्यू एडिशन एज टू प्लेस द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसे एंटर होगा, उसके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट करना। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, तो मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से मूव करके कंज्यूमर तक ले जाना, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। ठीक है, विदाउट मार्केटिंग द एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फ्लरिश। एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के बिना फ्लरिश हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, पर्सनल की बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो है पर्सोनल है, पर्सोनल का क्या मतलब है दोस्तों? पर्सोनल का मतलब है आपके जो जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उसकी बात की जा रही है। देखो, दो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, एक होता है वर्ड पर्सनल, ठीक है, और एक वर्ड होता है पर्सोनल। दोनों में क्या फर्क होता है? पर्सनल तो आप जानते ही हैं, अपने पास कोई भी चीज़ है वो हमारी पर्सनल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कैलकुलेटर है, तो मेरा पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल हो गया। एक होता है पर्सोनल, पर्सोनल मतलब होता है हमारे एम्प्लॉयज़। ठीक है, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज की केयर करना और एम्प्लॉयज को रखना, उनका रिक्रूटमेंट। पर्सोनल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे स्टाफिंग एक एक्टिविटी है ना, एक मैनेजर फंक्शन है, वैसे पर्सोनल भी एक कमर्शियल फंक्शन है। ठीक है, कमर्शियल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं। एम्प्लॉयज को उनके जो वेलबींग है उस वेलबींग का ध्यान रखना, उनको गुड कंडीशंस प्रोवाइड करना वर्किंग की, उनको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना और उनके वेलफेयर मेजर्स का ध्यान रखना।
कैसे हम एम्प्लॉय का वेलफेयर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कमर्शियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब बुक्स और अकाउंट्स को मेंटेन करना, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। बिजनेस में जो व्यापार है, मतलब जो बिजनेस में जो लेन देन हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है। और लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाना, दैट इज अकाउंटिंग। एंटरप्रेन्योर मस्ट कीप एन आई ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शन बुक्स और अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है कि एंटरप्रेन्योर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को देखे, ठीक है, उन पर आई कंट्रोल रखे, सो दैट व्हेन यू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, इसी वजह से वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाएगा जब उसको सारे ट्रांजैक्शन के बारे में पता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स और बचे हैं दोस्तों, हम कुछ टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आज जो हमने फंक्शंस पढ़े एंटरप्रेन्योर के, प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजर फंक्शन, ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। आपको ये नोट्स इसलिए फ्रूटफुल रहेंगे कि आप लाइन वाइज इनको याद कर सकते हैं सारे सारे, ठीक है दोस्तों। मेरा जो चैनल है वो तो एक्सेस टू कॉमर्स और कॉमर्स आईक्यू है, मेरा अपना एप्लीकेशन है A2C, ठीक है। A2C एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। A2C एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और A2C एप्लीकेशन गूगल प्ले से जब डाउनलोड करेंगे तो आपको A2C एप्लीकेशन में 11th और 12th का कंबाइन कोर्स मिलेगा। 11th और 12th का कंबाइन कोर्स कैसा है, जिसमें अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप प्लस बिजनेस स्टडीज, इन सब का कंबाइन कोर्स है जो आपको 11th और 12th दोनों के लिए मिलेगा बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। तो गाइस, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर लें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हमें इसी चैप्टर का कुछ पार्ट और बाकी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।